तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आज का बहुत ही प्यारा सेशन। दीपावली से 2 दिन पहले भी मैं आप लोगों के बीच में हूं हाजिर, और कोशिश रहेगी हम बिना एक दिन का ब्रेक दिए रोज आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो आप लोग क्या है तैयार मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ पढ़ने के लिए, मनोविज्ञान को समझने के लिए, मनोविज्ञान को जीने के लिए और मनोविज्ञान के आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए? अपना एक नारा र सुल्तान कर दे चढ़ाई। और इसी नारे के साथ मैं आज की क्लास को शुरुआत करता हूं। और मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है जिनको जहां छोड़कर गया था उससे आगे की ओर शुरुआत करता हूं। और मनोविज्ञान के संप्रदाय में अब मैं गेस्टाल्टवाद की बात करता हूं। हमने शायद 3-4 संप्रदाय कल देख लिए थे। आज हम गेस्टाल्टवाद के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? गेस्टाल्टवाद के बारे में। तो आप सभी लोग तैयार हैं गेस्टाल्टवाद को मेरे साथ पढ़ने के लिए? आइए बेटा, बात करते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा संप्रदाय जिसे हम समग्रवाद के नाम से जानते हैं, पूर्णतावाद के नाम से जानते हैं और संज्ञानवाद के नाम से जानते हैं। इस गेस्टाल्टवाद के ही कुछ अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं अन्य और किस किस नामों से जाना जाता है। तो गेस्टाल्टवाद को कहते हैं समग्रतावाद। समग्रतावाद इसे हम कहते हैं पूर्ण रूप। देखो ये क्या करता है, पूर्ण से अंश की ओर लेकर जाता है। तो पूर्णतावाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णतावाद। पूर्णतावाद इसमें बात करता है संज्ञान के बारे में। मस्तिष्क का प्रयोग करने के बाद में पूरी चारों तरफ के वातावरण को देखकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान निकालने के बारे में जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जब चिंपैंजी विम्पैंजी इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कोहलर के बारे में बात करेंगे, वहां पर आपको मैं इनके बारे में और डेप्थ में जानकारी दूंगा। अभी सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कौन सा संप्रदाय है, कौन उसके प्रवर्तक है, इन सारी चीजों के बारे में सिर्फ वन बाय वन करके हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्णतावाद। और इसको ही संज्ञानवाद का भी नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? तो बात करते हैं क्या नाम दिया गया है? संज्ञानवाद। क्या कहा गया है? संज्ञानवाद के नाम से भी यह जाना गया है। गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, पूर्णतावाद या संज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। एक सूत्र लिखता हूं जिसमें आपकी पूरी समस्या का समाधान लिखता हूं। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट की झड़ी लगा देना। इतना जोरदार एक काम लिखता हूं। तो आओ बेटा जी, इसका एक शानदार वाला सूत्र जो गुरुजी ने बनाया है उसके बारे में बात करते। कैसे याद होगा गेस्टाल्टवाद? तो एक बार क्या हुआ, एक रखा गया था कार्यक्रम। अभी दीपावली पर आपके घर में आ रहे हैं गेस्ट। अब आपके गेस्ट आ गए जितना बुलाए उससे ज्यादा, और आपको लग रहा है अगर एक गेस्ट ने कोई भी मिठाई या कोई भी खाने की वस्तु अगर 2 ले ली, मान लो आपने कोफ्ता बनाए हैं दीपावली पर, आपके मम्मी ने कोफ्ते बनाए, और आपका एक दोस्त आया उसने 2 कोफ्ते एक साथ उठा लिए और आपने फिक्स बनाए थे, तो आप क्या कहोगे? भैया एक नियम है आज हमारे घर पर। वो नियम क्या है? कि समग्र गेस्ट, क्या कह रहे हैं? समग्र गेस्ट लाइन में, लाइन से, समग्र गेस्ट लाइन से कोहलर से, और किसी की चिंता नहीं है। तो मैं कोफ्ता लिख रहा हूं, कोफ्ता लो। लो भैया, आपने क्या कह दिया कि समग्र गेस्ट, समग्र गेस्ट। भैया एक और चीज, आपने ड्रेस कोड रखा था तो वर्दी में, इसमें वर्दी में लाइन से
भाई समग्र गेस्ट किस में आ जाओ, वर्दी में हो जाओ। जो हमने ड्रेस कोड दिया था, शादियों में ड्रेस कोड देते ना, कोट पैंट पहन कर आना है, तो सीधी बात है, जिसके कोट पैंट पहने हुए यानी कि जो वर्दी में आया है उसी को समोसा मिलने वाला है, कोफ्ता मिलने वाला है। तो आपने क्या कहा, समग्र गेस्ट वर्दी में लाइन से कॉलर से कोफ्ता ले लो और अपने घर चले जाओ। तो बेटा जी, समग्र से मैंने आपको बताया समग्रतावाद, समग्रतावाद। गेस्ट से मैंने आपको कहा गेस्टाल्टवाद, गेस्ट से मैंने आपको कहा गेस्टाल्टवाद। मैंने कहा वर्दी, तो वर्दी से है वर्दीमर। कौन है, वर्दीमर। और वर्दीमर को इसका क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। आज के बाद इसको कभी नहीं भूलोगे। तो मैक्स वर्दीमर को इसका क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। पूरा नाम लिख देता हूं, मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। और मैक्स वर्दीमर को इसका क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। वे प्रवर्तक, मैक्स वर्दीवर को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और ये बात है आपके 1912 ईस्वी की, और जगह है बेटा जी जर्मनी। जगह क्या है आपकी, जर्मनी। तो जर्मनी के मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जनक या प्रवर्तक माना जाता है। और लाइन से आ गया कुर्ट लेविन, लाइन से क्या आ गया, कुर्ट लेविन। कोहलर से कोहलर, और कोप्ता, कोपका, कोप्ता से क्या आ गया, कोपका। कोप्ता से क्या आ गया, कोपका। क्या आ गया बेटा जी, कोपका, कोपका। तो क्लियर, इससे क्या आ गया, कोपका। तो कौन सा वाद है, गेस्टाल्टवाद है। अन्य नाम क्या है, समग्रवाद है, पूर्णतावाद है, संज्ञानवाद है। आपके घर में प्रोग्राम में आपने कुछ नियम बनाए, समग्र गेस्ट वर्दी में आएंगे, लाइन में लगेंगे, और कोफ्ता किससे लेंगे, कॉलर से लेंगे, और किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर नोट लगाकर एक बिंदु लिखा देता हूं, नोट, नोट। पूर्ण से अंश की ओर, अंश की ओर शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित। यानी कि आपके सामने पूरी चीज है, फिर आप क्या करेंगे, मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, और फिर उसमें से क्या करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे। आगे चलकर जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी, सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो चलो बेटा जी, ये क्या, कौन सा वाद देख लिया, गेस्टाल्टवाद के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद आगे कौन सा संप्रदाय है उस पर चर्चा करते हैं। तो संज्ञानवाद के बारे में बात करते हैं, निर्मितवाद के बारे में बात करते हैं, अलग से बात करते हैं। संज्ञानवाद या निर्मितवाद, लो सर, ये अगला स्कूल आ गया आपके मनोविज्ञान का, जिसे हम संज्ञानवाद या निर्मितवाद के नाम से जानते हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव स्कूल्स के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं। तो बेटा जी, अब आप मुझे बताओ, कॉग्निटिव, नेटिव, नेटिव, NI, स्पेलिंग को शुद्ध कर देते हैं, NITIVE, कॉग्निटिव। ठीक है बेटा जी, अब आपसे इसका सबसे पहले पूछेगा प्रवर्तक कौन है। तो सर बताना, इसका प्रवर्तक है जीन पियाजे। इसका प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक जीन पियाजे।
यह व्यक्ति भी वो है जो मनोविज्ञान में कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और जीन पियाजे से हमेशा एक आधा आपके सवाल बनता ही रहेगा। कुर्ट लेविन, ब्रूनर और वाइगोत्स्की, इसके जो सहयोगियों के नाम लिख देता हूं। सहयोगी, कुर्ट लेविन पहले भी आया था, अभी कोई बात नहीं है। सहयोगी वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, कुर्ट लेविन आदि जो लोग हैं वो इसके क्या है, इसके क्या है भैया बताइए। जेरोम ब्रूनर वगैरह वो भी नाम इसमें आपके और भी आ जाएंगे, लिखना चाहो तो लिख लो। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कुर्ट लेविन, जेरोम ब्रोनर, इसके प्रवर्तक है जीन पियाजे। और संज्ञानवाद मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, इन सारे लोगों को हम आगे चलकर पढ़ेंगे, बस इसमें एक नोट लगाकर संज्ञानवाद को यहां खत्म करता, सॉरी इसको यहां पर एक बार खत्म करता हूं। नोट, संज्ञानवाद या निर्मितवाद, निर्मितवाद मन की तुलना, मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक स्कूल मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। मन की तुलना किससे करता है? कंप्यूटर से करता है। यहां तक का मामला क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, बिल्कुल मामला क्लियर हो गया। और कौन सा वाद है? संज्ञानवाद है। इसके बाद में बात करता हूं मनोविश्लेषणवाद। किसके बारे में बात करता हूं? मनोविश्लेषणवाद के बारे में चर्चा करते हैं। आओ बेटा जी बात करते हैं। मनो विश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद के बारे में हम बात करते हैं। और मनोविश्लेषणवाद आया, और अगर सिगमंड फ्राइड का नाम नहीं आए तो फिर काई का मनोविश्लेषणवाद? बताइए। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद में किसका नाम नहीं आए? सिगमंड फ्राइड का नाम नहीं आए तो फिर काई का मनोविश्लेषणवाद? तो इसका प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करते हैं। कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। इसने 1900 ईस्वी के अंदर इसके बारे में बात की। ये बेटा जी वियना का रहने वाला था। वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत कर देना। तो वियना ऑस्ट्रिया का रहने वाला व्यक्ति कौन था? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड प्रोफेशनली क्या था? आप मुझे एक बार जवाब दे दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। सिगमंड फ्राइड प्रोफेशनली क्या था? बता दीजिए आप मुझे एक बार। सिगमंड फ्राइड प्रोफेशनली क्या था? बस एक बार इतना बता दीजिए जल्दी से बेटा जी। शाबाश बेटा। अगर आप जानेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। अगर आप जानेंगे तो क्या रह जाएंगे? अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड पागलों का डॉक्टर था। सिगमंड फ्राइड किसका डॉक्टर था भैया? पागलों का डॉक्टर था। पागलों का डॉक्टर। लो भाई साहब, तो मनोविश्लेषणवाद के बारे में कौन बात कर सकता है? सिगमंड फ्राइड ने बात की। और वो किसका डॉक्टर है? वो पागलों का डॉक्टर है।
बताइए, अब आपसे पूछा जाएगा मनोविश्लेषणवाद के कितने मॉडल है, या फिर सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद के कितने मॉडल प्रस्तुत किए, कितने मॉडल दिए। तो इन्होंने 2 मॉडल इस मनोविश्लेषणवाद के अंदर दिए। और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, सिगमंड फ्राइड ने, यहीं पर मामला निपटा देता हूं, सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की। पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पानी में जो टुकड़ा है बर्फ का, वो कितना रहता है भैया, पानी में जब भी बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो 1/10 भाग इस तरीके से पानी में टुकड़ा रहेगा, 90% डूबा हुआ और 10% भाग पानी से ऊपर तैरता हुआ। इस तरीके से सिगमंड फ्राइड ने मन के बारे में जो बात की है वो क्या बताया, तो उसने बेटा जी मन के 2 मॉडल प्रस्तुत किए, और उन मॉडलों के बारे में बात करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद में 2 मॉडल प्रस्तुत किए। क्या किए? 2 मॉडल प्रस्तुत किए। सिगमंड फ्राइड ने 2 मॉडल प्रस्तुत किए अपने सिद्धांत के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके दोनों मॉडलों से आपके लिए क्या क्या सवाल बनता है, उन सवालों के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला मॉडल है स्थलाकृतिक संरचना। पहला मॉडल है स्थलाकृतिक संरचना। ठीक है। अब स्थलाकृतिक संरचना जो मॉडल इसने प्रस्तुत किया बेटा जी, इसमें मन को इसने 3 भागों में बांटा। मन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक तो कहा इसने चेतन मन, एक इसने कहा अर्ध चेतन मन, और एक इसने कहा अचेतन मन। अब आपसे सवाल पूछेगा, सिगमंड फ्राइड ने इन तीनों मन की अवस्था में किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, या किसे सर्वश्रेष्ठ बताया, या सबसे ज्यादा उपयोगी बताया एक मानव के लिए? ये आप मुझे एक बार जवाब दीजिए। तो मन इसमें 3 भागों में बांटा, तो चेतन मन को इसने बताया बेटा जी क्या, 10% भाग में, यानी कि 1/10 भाग के अंदर इसने क्या बताया, चेतन मन के बारे में बात की। और चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था को इसने क्या कहा, अर्ध चेतन अवस्था कहा। और जब चेतन मन के बारे में बात आई तो बेटा जी इसने चेतन मन को 9/10 भाग बताया, यानी कि 90% किसको बताया, इसने चेतन मन के बारे में बात की। और इसने सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया, चेतन मन को दिया। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, चेतन मन को अधिक महत्व दिया। क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने कहा जो सामने घटित हो रही है वहां तक ठीक है, वहां पर चेतन मामला निपटाएगा, लेकिन जो घटित हो चुकी है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क में चल रही है, जो आपके मन के सुगत अनुभव है, तार्किक चेतना है, और जितनी भी विद्यार्थियों के लिए जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस अचेतन मन में स्टोरेज है, कहीं ना कहीं इस अचेतन मन में स्थित है। ठीक है। तो किसको महत्वपूर्ण माना, अचेतन मन को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इसमें जितने भी है ना, क्योंकि अचेतन मन में तार्किक, सुखद
और जितनी भी जो चीजें हैं वो अचेतन मन के अंदर ही स्टोरेज, क्या, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुखदाई मन के रूप में जाना जाता है, सुखदाई अनुभव। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये किस पर आधारित है, बताइए। तो स्थलाकृतिक चीज आपको एक बार समझ में, जल्दी बताइए, इस अचेतन मन के लिए मुक्त साहचर्य विधि उपयोगी है, मुक्त साहचर्य विधि इसी पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं, जब इन्होंने इतनी बात कर ली तो उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या है, संरचनात्मक मॉडल दिया, और संरचना के अंदर मन कितने प्रकार से बना हुआ है, तो इन्होंने कहा इदम, अहम और परा अहम, तीन बातों पे बात करते हैं। अगला संरचनात्मक मॉडल, संरचनात्मक संरचनात्मक मॉडल के बारे में बात किया, तो संरचनात्मक मॉडल के लिए इन्होंने तीन बातें यहां पर की, और वो तीन बातों के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा इदम, क्या कहा, इदम। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा अहम, फिर क्या कहा, परम अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो। इस तरीके से इसने मन को, जो रचनात्मक मॉडल है, मन जो ये रचनात्मक जो इसने मॉडल दिया, उसको तीन भागों में बांटा। देखो पहले क्या था, इससे पहले का मॉडल कैसा दिया, स्थलाकृतिक संरचना का मॉडल दिया, उसके बाद में क्या दिया, रचनात्मक मॉडल दिया, और रचनात्मक मॉडल को फिर से कितने भागों में बांट दिया, इदम, इड, अहम, ईगो, और परम अहम, सुपर ईगो। इन सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा जब आगे इनके बारे में हम और जानकारियां लेंगे वहां पर करेंगे। सर आगे के संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, तो इसके बाद प्रेरकीय संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेरकीय संप्रदाय, प्रेरकीय संप्रदाय, बात कर रहा हूं मैं आपके सामने प्रेरकीय संप्रदाय, और आप जवाब दीजिए मुझे कौन है प्रेरक, प्रेरकीय संप्रदाय का प्रवर्तक। और यहां पर इसको निपटाते हैं बहुत जल्दी और आगे की ओर बढ़ते हैं। बात है 1905 ईस्वी की, और एक व्यक्ति है, नाम है विलियम मैकडूगल। नाम क्या है, विलियम मैकडूगल। कौन है, विलियम मैकडूगल। मैं पहले भी बात कर चुका हूं इनके बारे में। विलियम मैकडूगल ने प्रेरकीय संप्रदाय दिया, और विलियम मैकडूगल ने बेटा जी 14 क्या बताई आपकी, संवेग बताए। 14 क्या बताए आपके, संवेग बताए, और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। 14 क्या बताई, मूल प्रवृत्तियां। आगे चल के सारी चीजों पर बात करेंगे, और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग बताए। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल कौन से संप्रदाय का प्रवर्तक है, मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन। जो मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन है उसके ऊपर इसने बल दिया है, अध्ययन पर बल, मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल। यानी कि कौन सी मानव की मूल प्रवृत्ति रहेगी, और उसमें कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, और उस संवेग के आधार पर वो क्या प्रतिक्रियाएं देगा। जैसे भय नामक जब आपको संवेग उत्पन्न होगा, तो आदमी वहां से 9-2-11 होने की कोशिश करेगा। जब वात्सल्य आएगा तो प्रेम उमड़ेगा माँ का। इस तरीके से जैसे जुगुप्सा है, बाकी सारी चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 करके आगे बात करेंगे। और उसके बाद हम अगला देखते हैं साहचर्य संप्रदाय। साहचर्य संप्रदाय
सहचर्य, साहचर्य संप्रदाय। साहचर्य संप्रदाय क्या कहता है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। साहचर्य संप्रदाय क्या कहता है? कौन है साहचर्य संप्रदाय के प्रवर्तक? लिखकर भेज दीजिए आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन है साहचर्य संप्रदाय के प्रवर्तक? साहचर्य संप्रदाय, बात करता हूं इसका प्रवर्तक कौन है? तो जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक प्रवर्तीय संप्रदाय के, सॉरी, साहचर्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। एक शब्द सुना होगा आपने, टेबुला रासा। कमेंट बॉक्स में छोड़ दो बेटा एक बार, किसे कहते हैं टेबुला रासा? क्या कहलाता है टेबुला रासा? कमेंट आ जाने चाहिए आप लोगों के, टेबुला रासा किसे कहते हैं, बताइए। तो बेटा जी, जॉन लॉक ने या साहचर्य संप्रदाय ने बालक मस्तिष्क को एक शब्द दिया है, टेबुला रासा। क्या शब्द दिया है? टेबुला रासा। और इस टेबुला रासा का अर्थ होता है कोरा कागज। कोरा कागज या खाली स्लेट। खाली स्लेट भी आप इसको कह सकते हो, खाली स्लेट। क्यों सर, ऐसा क्या है? साहचर्य संप्रदाय वाले कहते हैं कि जन्म के समय या फिर जो बालक का मस्तिष्क है वो कोरा कागज है, टेबुला रासा है, खाली स्लेट है। तुम्हारा मन करे वो उस पे तुम लिख दो। तुम्हारा मन करे जो तुम उस पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको किस नाम से संबोधित किया है? तो टेबुला रासा नाम से इसको क्या किया है, संबोधित किया है। और आज आखिरी देख लेते हैं हम, मानवतावादी यानी कि अब्राहम मैस्लो के बारे में बात करते हैं। देखो ये सारे आगे आएंगे, इनके बारे में कहीं जगह पर हमें बातें करने का मौका मिलेगा, तब सारी चीजों को देखेंगे। और हम मानवतावादी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। मानवतावादी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? मानवतावादी संप्रदाय के बारे में बात करिए। तो दीजिए जवाब, मानवतावादी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? मानवतावादी संप्रदाय। और वही आपके अब्राहम मैस्लो साहब अमेरिका के हैं। अब्राहम मैस्लो प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो को माना जाता है? तो बताइए। और मानवतावादी संप्रदाय अमेरिका, कहां से है ये? अमेरिका। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कार्ल रोजर भी इसके क्या है बेटा जी, समर्थक है। और अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आवश्यकता पदानुक्रम कौन सा सिद्धांत दिया? तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है आपका? अब्राहम मैस्लो है। और इस आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। मांग का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। इसको 5 स्तर बताएं किसने? मांग के सिद्धांत की कितनी आवश्यकता है, इस आवश्यकता पदानुक्रम या मांग के सिद्धांत की 5 आवश्यकता है जो आगे चल के बात करेंगे। 5 आवश्यकता, यहां नहीं, फिर आगे पढ़ेंगे जब मैस्लो पढ़ेंगे तब। फिर मैं बताऊंगा कि हम दिवाली से 4 दिन पहले जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था बेटा जी, 27-28 तारीख
ऐसे पूरी एग्जैक्ट तारीख थोड़ी याद रहेगी मुझे, फिर कहूंगा मैं, तब आप लोग कहोगे हाँ गुरुजी याद तो है, थोड़ा थोड़ा बताया तो था आपने, पर भूल गए। भूलने नहीं दूंगा। जैसे ये चीजें पूरी होगी और मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अब आपसे पूछे इसका सहयोगी कौन है, तो इसका जो सहयोगी है कार्ल रोजर। कार्ल रोजर इसका क्या है, सहयोगी है। इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट स्कूल थे किसके, मनोविज्ञान के, उसके बारे में हमने बात की। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पिछली 2 3 4 क्लासेज आपने देखी है, ये आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसे लगी। क्या मनोविज्ञान को पूरा YouTube पर आपको निशुल्क इसी तरीके से पढ़ा दिया जाए? क्या आप लोग ये संख्या बढ़ाएंगे? जितनी आज ये कम संख्या दिख रही है, इतनी संख्या में पार नहीं पड़ेगी, तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं इस संख्या को आगे बढ़ाएंगे? अगर यस तो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ो, धड़ल्ले से एक बार इसका क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं, ताकि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें रह जाए। हम इसका धड़ल्ले से क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आओ बेटा जी, धड़ल्ले से हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आ जाओ। हमने आज पढ़ना शुरू किया था गेस्टाल्टवाद से। किससे शुरू किया था, गेस्टाल्टवाद से। सबसे पहले हमने देखा इसके अन्य नाम, समग्रतावाद, पूर्णतावाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद। ये पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र इस पर आधारित है। मैंने बताया आपके घर में दीपावली पर था प्रोग्राम, गेस्टों को बुलाया, पर तुम्हें संदेह था कि फर्जी लोग भी आ जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में कई बार बिना इनविटेशन के हम पहुंच जाते हैं और फिर आगे जाकर देखते हैं तो सारे बाबूजी कोट पैंट में हैं और हम बाबूजी लोअर टी शर्ट में हैं। फिर वहां गेट पर खड़े हुए बाबूजी इस तरीके से देखते हैं जैसे तुमने उनकी दोनों किडनियां निकाल ली हो। घूर कर देखते हैं जैसे तुम दुनिया के बहुत बड़े आतंकवादी हो। अरे भैया 2 प्लेट खाना है तो खाएंगे, खा लेने दो। लेकिन उनको कौन समझाए कि जीभ लपलपाए और रहा नहीं जाए। तो मुद्दे की बात पे आओ। गेस्टाल्टवाद में एक सूत्र है कि समग्र गेस्ट किस में आ जाओ, वर्दी में आ जाओ, पहली बात तो। दूसरी बात, लाइन में लग जाओ। फिर क्या करे, फिर कॉलर से कोफ्ता लो, खाओ और अपने अपने घर जाओ। तो समग्र गेस्ट, समग्रतावाद, गेस्टाल्टवाद, वर्दी में वर्दीमार, मैक्स वर्दीमार इसके प्रवर्तक है जर्मनी के, और 1912 के अंदर ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। लायन से यानी कि कुर्ट लेविन, कोहलर से क्या ले लो, कोफ्ता ले लो, तो कोफ्ता से कोपका। मामला यहां तक निपट गया। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और अगला बिंदु आपको बताता हूं। संज्ञानवाद, निर्मितवाद, संज्ञानवाद या निर्मितवाद, प्रवर्तक जीन पियाजे, सहयोगी वाइगोत्स्की, कुर्ट लेविन और जेरोम ब्रूनर। फिर हमने कहा इन्होंने निर्मितवाद ने मन की तुलना कंप्यूटर से की। आगे चलकर देखेंगे मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से करने वाला व्यक्ति कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ो मुझे, मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से करने वाला व्यक्ति कौन है। कमेंट आ जाने चाहिए आप सारे के सारे बच्चों के। बेटा जी इस तरीके से इस क्लास को कमजोर मत पटक देना कभी भी, क्योंकि मेरा हौसला तुम लोगों से है और तुम अगर साथ हो तो जंग जीत जाएंगे दुनिया से। ठीक है, चलो आगे। तो बात करता हूं मैं मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस के बारे में मैं बात करता हूं तो सिगमंड फ्राइड को पाता हूं, समय 1900 ईस्वी को पाता हूं, जगह वियना को पाता हूं और वो ऑस्ट्रिया के अंदर है। और उस वियना के अंदर एक पागलों का डॉक्टर है, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने
मन की तुलना बर्फ में तैरते हुए टुकड़े से कर दी, जो हमेशा उसका एक पार्ट ऊपर रहता है और 10 यानी कि 1/10 यानी कि 10% ऊपर रहता है। जब ये बात हो गई और वियना के डॉक्टर साहब ने ये बात कह दी, फिर इन्होंने इसका मनोविश्लेषणवाद के 2 मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें पहला मॉडल था स्थलाकृतिक संरचना, जिसमें मन के इन्होंने 3 भेद बताए, एक आपका चेतन मन, एक आपका अर्धचेतन मन और एक आपका अचेतन मन। इन्होंने कहा कि जो चेतन मन है ये 1/10 भाग है और चेतन मन 9/10 भाग है। आई थिंक लाइट चली गई है। अगली क्लास में मैं आप लोगों से जल्दी रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इन्वर्टर जब तक काम कर रहा है एक बार देख लेता हूं, बंद हो जाए तो ठीक है, आप मान लेना भाई कल आएंगे गुरुजी, और नहीं हो तो एक बार रिवीजन धड़ल्ले से करवा रहा हूं तो समझ लेना बेटा। तो मैंने देखा इसमें अचेतन मन को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उसमें तार्किक सुखद अनुभव होते हैं और इसे मुक्त साचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। गई लाइट बेटा जी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर होगी मुलाकात कल की क्लास में, और दीपावली तक हम ऐसे चलते रहेंगे, दीपावली के बाद भी चलते रहेंगे। धन्यवाद।